हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करेंगे जीएस पेपर 3 के सिलेबस को। देखो, इससे पहले जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 को इंडिविजुअल लेक्चर में कवर किए हैं, पूरा उसका सिलेबस को डिकोड किए हैं और किस तरीके से जो है पर्टिकुलर पेपर को है ना उसको प्रिपेयर करना है, क्या उसका अप्रोच होना चाहिए, वो सब चीज डिस्कस कर चुके हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का। आज जो है इस वीडियो में कवर करेंगे जीएस पेपर 3 के सिलेबस को और कैसे और कहां से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। देखो, जो जीएस पेपर 3 है ना, तो जीएस पेपर 3 में 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। जो पार्ट 1 है इसमें से जो इकोनॉमी है, अब ये इकोनॉमी जो अर्थशास्त्र होते हैं तो ये छत्तीसगढ़ लेवल में भी पूछे जाएंगे और भारत का लेवल भी आएगा, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ इकोनॉमी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पहला पार्ट हो गया। फिर जो सेकेंड पार्ट है, तो इस सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है ज्योग्राफी। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी, स्पेशली इंडिया ज्योग्राफी। तो सेकेंड पार्ट में इंडिया ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा और जो थर्ड पार्ट है इसमें से छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो एक्चुअल में देखोगे तो ये जो जीएस पेपर 3 है तो इसमें जो है टोटल 3 पार्ट हैं, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ इकोनॉमी। जीएस पेपर 2 है, इसमें से ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा जो कि इंडियन ज्योग्राफी होगा, ठीक है, भारत का भूगोल से। फिर जो है थर्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो छत्तीसगढ़ भूगोल से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो 1 बाय 1 करके एक्चुअल में पढ़ना क्या है उसको अब डिस्कस करते हैं डिटेल में। जीएस पेपर 3 है, तो जीएस पेपर 3 में जो पहला पार्ट है जिसमें से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत और छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, मतलब इंडियन इकोनॉमी, उसको पहले देखते हैं, जिसमें से नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन आएगा। मतलब जब हम लोग जीडीपी को कवर करते हैं तो जीडीपी को कवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब टॉपिक उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो जब भी जीडीपी को कवर करोगे तो सिलेबस के ओरिएंटेड कवर करना कि एक्चुअल में सिलेबस क्या बोले गए हैं और कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम हो गया। फिर जीडीपी के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, ये कवर करना है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुए, जब भारत आज़ाद हुए तो उस समय इंडिया का जीडीपी कैसे रहे हैं और क्या क्या उस समय चैलेंजेस फेस किए गए हैं इंडिया के द्वारा विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। फिर चेंजेस इन दी रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हो गया और उसका जो है कैसा शेयर रहे हैं, टोटल प्लान आउटले ऑफ लेटेस्ट प्लान। क्योंकि जब देखोगे, जब भारत जैसे ही स्वतंत्र हुए थे, है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो उसके बाद जब 1951 का टाइम रहे हैं जहाँ पे 5 ईयर प्लान यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को, जो खेती किसानी, उसको ज़्यादा यहाँ पे जोर दिए गए थे। फिर जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान आया जिसमें से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, आधुनिकरण हो गया, इस पे से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें ज़्यादा फोकस दिए गए थे। तो उसके बाद थर्ड फेज आया जिसमें से इस तरीके से क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट फेज में, डिफरेंट डिफरेंट 5 ईयर प्लान में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किए। तो वो कैसे यहाँ पे इंक्लूड किए सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हुआ है सब्सिक्वेंट क्लासेस में, सॉरी सब्सिक्वेंट ईयर्स में। फिर जो है प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी, क्योंकि पोवर्टी एक्चुअल में एक विशियस साइकिल की तरह रह जाते हैं, ठीक है, पोवर्टी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब सिलेबस अभी कवर कर रहे हैं, ये इंडिया रेस्पेक्ट से हैं, अभी छत्तीसगढ़ रेस्पेक्ट से कवर करेंगे। फिर मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट इनिशिएटिव एमेलियोरेट देम, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, क्या क्या उसका मेजर लिए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। फिर मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे जो है आरबीआई के द्वारा यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी है इसे गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठे हुए उसके द्वारा। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ से क्वेश्चन आएगा जिसमें से आरबीआई का जो बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई का कैसे फंक्शन होता है, बैंक को किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, एनबीएफसी बैंक किसको बोलते हैं, है ना, उसी तरीके के जो है क्या क्या जो 90s का टाइम देखोगे, क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे। 1991 में जो है एलपीजी रिफॉर्म यहाँ पे लाए गए थे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो क्या इसका इम्पेक्ट रहे हैं 90s के टाइम में।
फिर जो आरबीआई के द्वारा क्या क्या क्रेडिट के रेस्पेक्ट में रेगुलेशन लाए गए हैं, पब्लिक रेवेन्यू क्या है, किस तरीके से पैटर्न हो रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे बोले जाते हैं, तो किस पैटर्न में जो है वहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल डेट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गए, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में। तो मेजरली जो है यही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो इंडियन इकोनॉमी ना इससे बहुत बड़ा है, अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यूपीएससी में जो इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतना तो यहाँ पे आधा में है ये चीज़ देखा जाए तो। इससे और आगे जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि सिलेबस में इतने ही पूछे जाएंगे। रैंडमली हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिए हैं सिलेबस को ही कवर करोगे। अल्टीमेटली जो गाइडिंग फैक्टर रहेगा वो सिलेबस ही रहने वाले हैं। और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे पेमेंट ऑफ बैलेंस नहीं लिखा है, उस चैप्टर के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए, लेकिन उस चैप्टर को यहाँ पे कवर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। जब वो सिलेबस में नहीं है प्लस एग्जाम में नहीं आने वाला है तो उसको पढ़ के क्या ही करेंगे। इसीलिए जितना सिलेबस, एक तो पूरा मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है ना, तो जितना यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करोगे तो वो यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। ये तो कवर किए हैं पूरा इंडियन के रेस्पेक्ट में। सेम जो है छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में भी इंडियन इकोनॉमी को कवर करना है। और किसको कवर करना है, कैसे कवर करना है, ये पूरा सिलेबस बताएगा। जिसमें से सीधी बात है कि डेमोग्राफिक जो फीचर्स होते हैं, कैसा सोशल बैकवर्डनेस देखने को मिल रहा है शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, ओबीसीज में, माइनॉरिटीज में, और उसका डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ये सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन आएगा। लिटरेसी इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया है। तो अल्टीमेटली जब इसको कवर करोगे ना, तो जो 2011 के एट प्रेजेंट अभी का बता रहा हूँ, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2011 का सेंसस बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होने वाले हैं, जिससे डायरेक्टली डाटा को यहाँ पे कोट भी कर सकते हो। और इकोनॉमी में, स्पेशली छत्तीसगढ़ इकोनॉमी में, तो वही से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए हैं। तो ऑथेंटिक डाटा वहीं से यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है कोट कर पाओगे। फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे हैं छत्तीसगढ़ में, सोसाइटल लेवल हो गया, पॉलिटिकल लेवल हो गया, इकोनॉमिक लेवल में किस तरीके से वुमेन का यहाँ पे एडवांसमेंट हो रहे हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट अगर है तो उसको यहाँ पे कोट कर सकते हो। फिर चाइल्ड लेबर, जैसे कि 14 ईयर से पहले जो है कोई लेबर की तरह काम नहीं करेगा, तो चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम जो है परसिस्टेंस है, अभी भी एग्जिस्टेंस हो रहा है, तो उसको कैसे यहाँ पे कवर किया जा सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, क्या क्या उसके लिए बजट अलोकेशन कर सकते हैं, कौन कौन सा स्कीम है, वो नेशनल लेवल स्कीम हो चाहे स्टेट लेवल स्कीम हो। स्पेशली छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो स्कीम भी छत्तीसगढ़ से ही यहाँ पे रिलेटेड होना चाहिए। फिर स्टेट फाइनेंस, जिस तरीके से जो है नेशनल फाइनेंस होता है उसी तरीके से। फिर बजटरी पॉलिसी हो गया। अब ये बजटरी पॉलिसी, जैसे कि अभी जो है 2026 और 27 के लिए बजट रिलीज किए गए हैं। अब इस बजट को अगर डायरेक्टली कोट करते हुए एग्जाम में, तब तो मार्क्स और बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब रहेंगे, जब चेकर चेक करेंगे पेपर को, तो लोग समझ जाएंगे कि अगर लेटेस्ट डाटा, अगर फैक्ट है, उसको अगर कोट कर रहे हो तो समझ जाएगा चेकर कि इस बच्चे ने जो है पढ़ाई किए हैं, मतलब डाटा, फिर करंट अफेयर्स, सब चीज़ के बारे में पता है, तभी तो कोट कर पाए हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जो मार्क्स जो बूस्ट होगा ना, वो अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। फिर टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, है ना, जैसे कि जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्स जैसे कितना शेयर हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर पैटर्न कितना है, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट एज वेल एज एन नॉन प्लान यहाँ पे एक्सपेंडिचर से आएगा। फिर पब्लिक डेट कंपोजिशन हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट हो गया, डेट मतलब कर्ज। फिर इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कैसे हैं रूरल क्रेडिट में, मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ पे किस तरीके से जो है यहाँ पे फंडिंग किए जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल एंड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसका ड्राइविंग फैक्टर है जिसके थ्रू जो कोऑपरेटिव्स हैं उसका ग्रोथ हो रहे हैं, और इसका क्या शेयर है जिसके थ्रू यहाँ पे क्रेडिट दिए जा सकते हैं। एडिकेसी प्लस उसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। तो ये ओवरऑल जो है पूरा सिलेबस है इकोनॉमी का छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में और विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल लेवल इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो पार्ट 1 में केवल इतना ही बस हमें कवर करना है। फिर जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, स्पेशली छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से, जिसमें से हमें यहाँ पे जो है ये जो 2nd पार्ट है इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पार्ट 3 में है।
तो जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, इनमें से जो इंडियन जियोग्राफी जैसे कि कोस्टल एरिया हो गया है ना, हिमालय माउंटेन हो गया, प्लाटू हो गया, पठार हो गया, इन सब चीज़ से, फिर लोकेशन एंड एक्सटेंशंस हो गया, जियोग्राफी स्ट्रक्चर किस तरीके से हैं, फिजिकल डिवीजन कैसे किए गए हैं, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिवर का फ्लोमेंट हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो रिवर के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया का क्लाइमेट हो गया, सॉइल का टाइप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल एक होता है सॉइल प्रोफाइल, ये भी पता होना चाहिए, सॉइल का टाइप्स भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, वेजिटेशन और उसका क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट में, फिर इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी हो गए। अब ये इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी ब्रिटिशर्स के द्वारा भी लाए गए थे और इंडिया के द्वारा भी उसको सब्सिक्वेंट ईयर में अमेंडमेंट भी किए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हिंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए रूल्स अप्लाई किए गए हैं। फिर सेम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे, क्योंकि अभी तक देख रहे हैं ना वो पूरा इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन पर्सपेक्टिव स्पेशली जो है जियोग्राफिकल लेवल में, लेकिन अगर ह्यूमैनिटीज़ के फॉर्म में अगर जाओगे, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखोगे तो पॉपुलेशंस कैसे हैं इंडिया का, सेंसस हो गया, पॉपुलेशंस ग्रोथ हो गया, डेंसिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बर्थ रेट हो गया, बर्थ कितने हो रहे हैं, मोर्टेलिटी कितना है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितना है, मोर्टेलिटी मतलब यहाँ पे डेथ होना, ठीक है, कि कितने यहाँ पे मदर का डेथ हो रहे हैं, कितने जो यहाँ पे जो शिशु है, नवजात शिशु है, उसका डेथ हो रहा है जैसे जन्म होने के बाद। फिर माइग्रेशंस क्यों किए जा रहे हैं, क्या क्या इसका फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर, ये है। फिर लिटरेसी कितना है, और जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, चाहे अर्बनाइजेशन हो चाहे एग्रीकल्चर हो, और स्पेशली एग्रीकल्चर में भी तो यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर में जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उसका प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड है, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट अदर क्रॉप्स हो गया। फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहे हैं, कौन से एरिया है इंडिया में जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से एरिया है जहाँ पे इस पर्टिकुलर जैसे कि कॉटन का खेती का कौन से स्टेट में ज़्यादा हो रहे हैं, राइस का कल्टीवेशन कौन से स्टेट में ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस पता होना चाहिए। फिर इरिगेशन और उसका इंपॉर्टेंस कितना है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कितना हो रहे हैं, और एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा है, तो उसी के साथ जो है एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से जो है प्लानिंग किए जा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं ये सब याद होना चाहिए पूरा इंडिया लेवल में, जैसे कि इंदिरा गांधी कैनल हो गया इंडिया और छत्तीसगढ़ रेस्पेक्ट में, और बहुत सारे यहाँ पे इरिगेशन चैनल्स बने हुए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशंस हो गया, जैसे कि 1950 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए गए थे, जिससे जो जो नदर्न एरिया है जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जिसमें से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हमें एराइज होते हुए दिखे, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर जिस तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो जो मिल्क है, जो दूध है, उससे रिलेटेड जो है वाइट रिवॉल्यूशन हो गया है, जो समुद्र से रिलेटेड रिवॉल्यूशन लाए जाएंगे उसको ब्लू रिवॉल्यूशन बोले गए हैं। फिर ये सब चीज़ पता होना चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, क्या क्या उसका चैलेंजेस हैं, है ना, क्या क्या उसका जो है फ्यूचर्स हो सकते हैं, कौन से एरिया में मिनरल का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर एक एरिया में जो है हमें कोयला नहीं मिलेगा, हर एक एरिया में जो है हमें जो मिनरल्स हैं वो नहीं मिलेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोयला ज़्यादा देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में कोयला ज़्यादा मिलता है, लेकिन राजस्थान एरिया में जाओगे तो उतना कोयला वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर हो गया, उसी के साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए, तो ये सब चीज़ के बारे में हमें चैलेंजेस, बेनिफिट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अगर न्यूज़ में रहे हैं तो उसको यहाँ पे कोट करना है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हो गया, लार्ज स्केल, मीडियम, स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट स्केल, या फिर एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गए। तो ओवरऑल यही सिलेबस है, यहाँ से जो है पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर जो पार्ट 3 है जिसमें से ज्योग्राफी है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पूछे जाएंगे, और ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगा। अगर इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लोगे तो जो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है, स्पेशली जो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है ना, उसी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस होगा। बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी देखो इक्वल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन जो इंडियन ज्योग्राफी में कवर करोगे थोड़ा सा यहाँ पे इंटरलिंक हो जाएगा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, और इसमें थोड़ा सा रीजनल यहाँ पे आ जाते हैं। तो सेम जिस तरीके से
इंडियन ज्योग्राफी कवर किए हैं, वही तरीके से जो है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में भी यहाँ पे दिए गए हैं सिलेबस को। जैसे कि फिजिकल फीचर ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया है ना, भौतिकी विशेषताएं, लोकेशन एंड एक्सटेंट कितना है छत्तीसगढ़ का, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल डिवीजन हो गए, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब इंडियन ज्योग्राफी में भी कवर किए हैं, वही काम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में भी कवर करना है। फिर क्लाइमेट हो गया, सॉइल है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट का कैसे इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हो गए, ये स्पेशली छत्तीसगढ़ में पूछे जाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ में जितना भी नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, इन सब चीज से क्वेश्चन आएगा। फिर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, चाहे 1972 का बात करो या फिर और जितना भी यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड जितना रूल्स लाए हैं वो पता होना चाहिए। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ है, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बर्थ रेट, और उस बर्थ रेट में मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, माइग्रेशन कितना हो रहे हैं, क्यों माइग्रेशन हो रहे हैं, क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इसका रिजल्ट हो सकते हैं, सेक्स रेशियो के बारे में पूछे जाएंगे स्पेशली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, एज ग्रुप, ये सब डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के अंदर ही आ जाते हैं। फिर जो है एससी का पॉपुलेशन, एससी से रिलेटेड लिटरेसी रेट कितना है, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, किस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, जब अर्बनाइजेशन हो रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, फैमिली वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम रनिंग किए गए हैं एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर देखोगे तो जैसे कि एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप हो गया, सीरियल, पल्सेस हो गया है ना, ऑयल सीड है, ये सब चीज़ जो है नॉर्मली जो इंडियन ज्योग्राफी में कवर किए हैं वही चीज़ यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, बस कुछ पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे और छत्तीसगढ़ स्पेशली इसलिए जाने जाते हैं। फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन ऑफ इरिगेशन कैसा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैरक बनाए गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है इन छत्तीसगढ़ में, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है इरिगेशन फैसिलिटी कराने में। लेकिन उसी के साथ प्रॉब्लम तो होगा, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। फिर स्टेट स्कीम फॉर फार्मर बेनिफिट के लिए क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं, मिनरल एनर्जी हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, फिर उसी के साथ किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर हो रहे हैं, चाहे वो लार्ज स्केल मीडियम हो, चाहे स्मॉल स्केल हो, चाहे स्मॉलेस्ट हो, है ना। फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और इन सबको जो है ट्रांसपोर्ट करने में टूरिज्म का मीन क्या है, तो ये ओवरऑल रहा है जो कि छत्तीसगढ़ जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा पूरा जीएस पेपर 3, और इस जीएस पेपर 3 में 3 पार्ट को पूरे सिलेबस को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं, और इतना ही अगर कवर करते हो तो यहाँ पे सफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लंबा है ना, समझ रहा हूँ, लेकिन यही सिलेबस दिए गए हैं पीएससी के द्वारा, क्लियर है। तो ये तो रहा पूरा जीएस पेपर 3। फिर अब इंटर करेंगे जीएस पेपर 4, उसी को जिस तरीके से इसमें कवर किए हैं जीएस पेपर 3 को इंडिविजुअल क्लासेस में, सेम इंडिविजुअल क्लास में जीएस पेपर 4 को भी कवर करेंगे, जिससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जीएस पेपर 4 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।